हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस चैप्टर 7 के लेक्चर नंबर 9 में हम पहले ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल को जो समझ रहे थे, जिसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑन इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें लास्ट के 2 फैक्टर बाकी थे, वो कंप्लीट करते हैं। फोर्थ फैक्टर, इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के रिएक्शन में अगर आप कैटालिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव कराएगा, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। चलो पहले अपने आप सोचो कि क्या आंसर इसका आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपके दिमाग में एक तो ये आएगा कि कैटालिस्ट जो होता है उसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, तो सबसे पहला वो, इसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, वो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है। आपको जब भी टीचर ने बताया होगा कैटालिस्ट की डेफिनेशन, तो बताई होगी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन की को इंक्रीज करता है, लेकिन कभी ये नहीं कहा होगा कि सिर्फ फॉरवर्ड का इंक्रीज करता है। वो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। इसीलिए फाइनल इफेक्ट उसकी इक्विलिब्रियम पे कुछ भी नहीं होती है। सो कैटालिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगी, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, the presence of catalyst does not disturb the state of equilibrium पर कैटालिस्ट अपनी कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेंगे, बिकॉज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन के रेट को वो इंक्रीज करते हैं, इसीलिए फाइनली इक्विलिब्रियम पर उसकी कोई भी इफेक्ट नहीं होती है। बैकवर्ड टू द सेम एक्सटेंट कैटालिस्ट काम कैसे करता है, उसका फंक्शन कैसे होता है। तो कैटालिस्ट प्रोवाइड अ न्यू पाथवे, ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक नया रूट बनाता है जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला होता है। वो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके इजीली प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर देता है। तो एक नया पाथवे ही इसको मिल जाता है जब भी हम कैटालिस्ट को किसी भी केमिकल प्रोसेस में यूज करते हैं। कैटालिस्ट प्रोवाइड अ न्यू पाथवे हैविंग लो काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से दैट कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के रिएक्शन में कैटालिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से वो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। Now, the next fifth factor is effect of inert gas. किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन की रिएक्शन में आप सडनली इनर्ट गैसेस जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, उसको ऐड कर देते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो उसकी क्या इफेक्ट होगी। तो ये जो गैसेस है वो अनरिएक्टिव है,
ठीक है, इसलिए वो किसी के साथ अटैच नहीं होंगे, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सो कांस्टेंट प्रेशर पर ये किसी भी रिएक्टेंट के साथ अटैच नहीं होते हैं, नहीं होते इसलिए तो इसको इनर्ट गैस नाम दिया जाता है। तो इनर्ट गैस भी कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेंगे। एक कंडीशन याद रखनी है, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर में चेंज हुआ तो उसकी वजह से इनर्ट गैस की इफेक्ट हो सकती है। इन क्या होगी तो वो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जो समझा है वही लॉजिक, ठीक है। नाउ कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस क्यों इफेक्ट नहीं करेगा? सो द एक्सप्लेनेशन इज व्हेन inert gas is added to the equilibrium, इसको जब भी हम इक्विलिब्रियम पर ऐड करते हैं किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन की रिएक्शन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, it will cause the increase in the total pressure of the system. It will cause the increase in total pressure of the system. सिस्टम का टोटल प्रेशर बढ़ाएगा, लेकिन वो अनरिएक्टिव है तो किसी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, किसी के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। यानी किसी गैस का, किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, उसका जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, बट द पार्शियल प्रेशर of each of the reactant as well as product will not be affected, will not be affected because it is unreactive. So under this condition there will be no effect on equilibrium. क्लियर है फिफ्थ फैक्टर। तो इसके साथ ही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट होता है। ले शटेलियर्स प्रिंसिपल, 5 फैक्टर थे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते थे, वो आपको यहाँ पर समझा दिए। नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चंस हम पहले कर लेंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पे मूव करेंगे जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज से। हम एग्जाम्पल एंड थियरी कर चुके केमिकल इक्विलिब्रियम की। नाउ एक्सरसाइज चैप्टर 7 की क्वेश्चन नंबर 1 7.1। देखो क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखूंगा, आपको साथ में टेक्स्ट बुक ओपन करके रखनी है एंड कैलकुलेटर साथ में रखो। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी क्वेश्चन में तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली करेक्शन आप अपनी टेक्स्ट बुक में करते जाना। थोड़े छोटे माइनर मिस्टेक्स है कुछ क्वेश्चन में, तो वो आप काइंडली मेंशन करते जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। A liquid is in equilibrium with its vapor in a sealed container at a fixed temperature. एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फिक्स्ड टेम्परेचर पे
टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। अब सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो इसका वॉल्यूम एंड प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। इसके अंदर कुछ लिक्विड को फिलअप कर दिया है, ये रहा हमारा लिक्विड। एंड कहा है कि उसके ऊपर उसकी वेपर बनी हुई है एंड वेपर के साथ वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका है। ऊपर से मैं एक पिस्टन शो कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये एक वेसल है जिसके अंदर लिक्विड उसकी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया हुआ है। नाउ एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, नाउ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। अब इसका वॉल्यूम सडनली बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम बढ़ाना है तो पिस्टन को हम कहाँ पर ले जाएंगे? ऊपर की साइड पर। पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो पिस्टन को हम ऊपर की साइड पर ले जाएंगे। तो यही कंटेनर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। लिक्विड जो है वो आपका एज इट इज़ रहेगा। लिक्विड को आप किसी भी तरीके से इंक्रीज नहीं कर रहे हो, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए इस पिस्टन को हम ऊपर की साइड पर ले जाएंगे, तो आपके जो गैस के पार्टिकल होंगे वो अब ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर हमने क्या किया? इंक्रीज किया एज पर क्वेश्चन। पहले ये सिचुएशन थी एट इक्विलिब्रियम, अब उसका हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया। आगे पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वेपर प्रेशर? इनिशियल इफेक्ट ऑन चेंज ऑन वेपर प्रेशर। अब चलो, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या समझाई थी? तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है उसने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया होगा? वेपर बनाना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आफ्टर सम टाइम वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जब वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इक्वल रेट से हो गए होंगे तब यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया होगा। एंड इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस वेपर ने इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर बनाया होगा उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। जो भी प्रेशर बना होगा अगर वो एट इक्विलिब्रियम है तो उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। इक्विलिब्रियम नहीं है तो उसको ओनली प्रेशर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, उसको सिस्टम का प्रेशर कहेंगे। बट वेपर प्रेशर इज अ इक्विलिब्रियम फिनोमेना। तो एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हुआ हो बिटवीन रिएक्शन या फिर बिटवीन टू फिजिकल स्टेट तो उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ध्यान से सोचो, वॉल्यूम इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट आएगी? यानी कि यहाँ पर लगने वाला प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर लगने वाला प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? देखो सिचुएशन को। तो देखो ये प्रेशर कौन लगा रहा था? तो गैस के पार्टिकल इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर कौन बनाता है? गैस के पार्टिकल। और वो गैस के पार्टिकल ज़्यादा एरिया में स्प्रेड हो गए, ज़्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड हो गए क्योंकि हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया है वेसल का। अब ज़्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड हो गए तो प्रेशर क्या कर देंगे? वो डिक्रीज। तो यहाँ पर लगने वाला प्रेशर जो है वो इसकी कंपेयर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ के प्रेशर को हम वेपर प्रेशर नहीं कह सकते बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज करने से पहले तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। एंड इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको सिर्फ सिस्टम का प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर इज अ इक्विलिब्रियम फिनोमेना, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ वेपर प्रेशर, एक्चुअली दिस इज ओनली अ प्रेशर। सो इनिशियल इफेक्ट ऑन चेंज ऑन ऑफ चेंज ऑन वेपर प्रेशर क्या लिख सकते हैं हम?
वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, आंसर इज वेपर प्रेशर, और वी कैन ओनली से प्रेशर, ठीक है, वी कैन ओनली से प्रेशर, प्रेशर decreases due to increase in volume. चलो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। आगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट पे मूव करो। हाउ डू रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन चेंज इनिशियली? इफेक्ट ऑन rate of evaporation and condensation change initially. देखो क्वेश्चन को आगे समझो। वॉल्यूम इंक्रीज करने से लिक्विड में से वेपर बनने का रेट, जिसको हम इवेपोरेशन कहेंगे, एंड वेपर में से लिक्विड में आने का रेट, यानी कि जिसको हम कंडेंसेशन कहेंगे, उसमें क्या वेरिएशन आएगा। तो पहले इवेपोरेशन को मैं पूरा डिस्क्राइब करता हूँ। तो मैंने अभी ये कहा कि लिक्विड में से वेपर में जाने का रेट। अब लिक्विड में से वेपर में जनरली कौन से पार्टिकल जाते हैं? सरफेस के पार्टिकल। सरफेस के ऊपर के पार्टिकल हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेपर में जाते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर वेपर में जाने का जो रेट होगा वही रेट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की सरफेस तो एज इट इज है। आपका लिक्विड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, लिक्विड तो अपना एज इट इज उसी सिचुएशन में है। इनिशियली वॉल्यूम इंक्रीज करने से जो वेपर था उसको ज़्यादा वॉल्यूम मिल गया, वो खुला खुला स्प्रेड हो गया। तो वेपर बनने का रेट तो एज इट इज रहेगा, रेट ऑफ इवोपरेशन, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का लेवल तो एज इट इज है, उसमें तो कहीं पर हमने कोई चेंज नहीं किया है। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन रिमेन्स सेम। अब सेकेंड पार्ट आता है कंडेंसेशन का। तो ये वेपर कंडेंस्ड कैसे होते हैं? तो ये सीधे लिक्विड में नहीं जाते, पहले वो पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, नियरेस्ट आते हैं। नियरेस्ट आकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे एंड वो बड़ा मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो कंडेंसेशन हो रहा था तो इसमें पार्टिकल नज़दीक नज़दीक थे, तो इन दोनों को एक दूसरे से नियरेस्ट आना हो तो वो बहुत इजीली आ जाएंगे और इजीली इसके अंदर जाकर कंडेंस्ड हो जाएगी। जबकि इसके कंपेयर में दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है। तो अगर इनको ऐसे पास पास आकर एक मॉलिक्यूल बड़ा सा बनाकर अंदर जाकर कंडेंस्ड होना है तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो दूर दूर है। ज़्यादा टाइम लगेगा उसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका कंडेंस्ड होने का रेट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियली कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है। तो कंडेंसेशन धीरे धीरे होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ कंडेंसेशन डिक्रीजेस इनिशियली, पहले वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रीड करो। व्हाट हैपन्स व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली
and what will be the final vapor pressure? What happens फाइनली? ठीक है, तो फाइनली होगा क्या, वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगी जब इक्विलिब्रियम फिर से रिस्टोर हो जाता है? तो वेपर प्रेशर उतना ही हो जाएगा जितना पहले था, बिकॉज वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो उस लिक्विड के अंदर वेपर प्रेशर पहले के जितना हो जाएगा। ठीक है, फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, फिर से वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। चेंज हुए वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर नहीं, सिस्टम का प्रेशर कहेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज इक्विलिब्रियम फिनोमेना। सो एट इक्विलिब्रियम उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही, उसकी फिक्स ही रहेगी। सो लास्ट स्टेटमेंट को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फाइनली क्या होगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब। तो फाइनली द सेम वेपर प्रेशर is restored and the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation। इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा, इसका दूसरा मीनिंग ये भी हुआ कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के रेट सेम हो जाएंगे। क्लियर है फर्स्ट नंबर? तो थियोरेटिकल लॉजिकल इसके आंसर देने थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन पॉइंट टू। What is the value of Kc for the following equilibrium when the equilibrium concentration of each substance is concentration of SO2 0.6 molar, concentration of O2 0.82 molar and concentration of SO3 1.9 molar, and the reaction is 2 moles of SO2 is in gaseous form plus O2 गैस, इन दोनों की रिएक्शन होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन के कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दे दिए हैं। रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। Kc फाइंड करना है एंड जब इक्विलिब्रियम बनेगा तब के कंसंट्रेशन, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी कहते हैं, वो आपको दे दिए है, रिएक्शन दे दिया है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन के Kc को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो कैसे होगा Kc का रिप्रेजेंटेशन? कंसंट्रेशन ऑफ SO3 पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इसका पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, जैसे आपको आगे सिखाया था Kc का रिप्रेजेंटेशन। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में है। ठीक है, अगर हेट्रोजीनियस है तो उसमें क्या करना है आपको सिखाया है। सॉलिड को एंड लिक्विड को कांस्टेंट कंसंट्रेशन में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब गैस है तो सभी के कंसंट्रेशन को हमें कंसंट्रेशन में लेना है। SO3 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 1.9, तो 1.9 का स्क्वायर। SO2 का है 0.6, तो नीचे होगा 0.6
का स्क्वायर इंटू O2। O2 का कंसेंट्रेशन है 0.82। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करो एंड क्या आंसर आता है वो बताओ। 1.9 इंटू 1.9 डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 0.82। द आंसर इज 12.228। 12.228 एंड द यूनिट इज, ऊपर आएगा मोलारिटी का पावर 2, नीचे 2 + 1 दैट इज 3, सो 2 - 3 तो क्या रहेगा, मोलारिटी -1, ऊपर मोलारिटी का पावर 2 है तो 2 - 3 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा मोलारिटी इनवर्ट्स। सो ये है केसी का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7.3। रीड द क्वेश्चन। At a certain temperature and total pressure of 10⁵ Pascal, iodine vapor contains 40% by volume of I atoms. Calculate Kp। I2 आयोडीन गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन एटम में, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये जो रिएक्शन है वो एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10⁵ पास्कल, पी टोटल गिवन है 10⁵ पास्कल। आयोडीन वेपर कंटेन्स 40% बाय वॉल्यूम आई एटम्स। इसमें 40% जितने आई एटम्स है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाकी का जो है वो आयोडीन मॉलिक्यूल होगा। कंटेनर में दो ही चीज़ें होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। तो आयोडीन एटम 40% है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 60% जो है वो हमारे I2 मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? ये हमने लिखा 40% दिया हुआ था आयोडीन एटम, तो बाकी टोटल दोनों मिलाकर 100% होंगे, तो ये होंगे 60%। इस सिस्टम का जो टोटल प्रेशर बनेगा वो हमें पास्कल यूनिट में 10⁵ गिवन है एंड इसका Kp हमें फाइंड करना है। क्लियर है पूरा क्वेश्चन? अब देखो, आपको अगर इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो वो आप कैसे करोगे? तो रिएक्शन हमारा ऐसे है, I2 gives 2 moles of I, तो Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ I एटम, इसका पावर 2 एंड नीचे आएगा प्रेशर ऑफ I2 मॉलिक्यूल। ऊपर है प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम, नीचे है प्रेशर ऑफ I2। सो Kp इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के प्रेशर कितने होंगे। तो आयोडीन मॉलिक्यूल एंड आयोडीन एटम की जो दोनों ही गैसियस फॉर्म में है, उसके प्रेशर निकालने के लिए मैं डाल्टन्स लॉ का यूज कर लेता हूं। उससे हम कैसे निकालते थे? टोटल प्रेशर दिया हुआ हो तो प्रेशर ऑफ I2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इंटू पी टोटल। टोटल प्रेशर को अगर आप उस गैस के मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस गैस का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा।
ये हमने समझा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो पी टोटल तो आपके पास है ही 10 पावर 5, सिर्फ I2 का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना रहा। I2 का मिल जाएगा तो सेम I का भी मिल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल, यानी कि आयोडीन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसके मोल को ऊपर रखेंगे, नीचे के दोनों के मोल। ठीक है। अब मोल कैसे निकालेंगे? तो इसके परसेंटेज के ऊपर से। ये दोनों I2 एंड I, ये हमें कितने रेशियो में गिवन है? 60:40। ठीक है, 60% आयोडीन है तो 40% आयोडीन के एटम है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके मोल का रेशियो क्या बनेगा? 3:2। सिंपल, 0 0 कट, 6:4 बनेंगे। दोनों को 2 से डिवाइड करो तो 3:2 आएंगे। दैट मीन्स जब 3 मोल आयोडीन मॉलिक्यूल होंगे तब 2 मोल आयोडीन के एटम होंगे। तो इस मोलार रेशियो को, रेशियो ऑफ मोल को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। आयोडीन 3 डिवाइड बाय 3 + 2 यानी कि 5, टोटल मोल हो जाएंगे 5। सो 3/5 दैट इज 0.6। ये आपको मोल फ्रैक्शन मिल गए आयोडीन के, आयोडीन मॉलिक्यूल के। तो आयोडीन एटम का कितना होगा? तो सीधा 1 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो 0.4 हो जाएगा। एंड कैलकुलेट करना है तो सिंपल 2/5, तो भी ये 0.4 आ गया। मोल फ्रैक्शन 0.6 निकलने के बाद हम इसको टोटल प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 पावर 5, तो ये मिल गया आपको पार्शियल प्रेशर या फिर इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। नाउ प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम निकालने के लिए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इनटू पी टोटल। आयोडीन एटम का मोल फ्रैक्शन है 0.4। सिस्टम का टोटल प्रेशर है 10 पावर 5 पास्कल। सो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एंड द यूनिट इज पास्कल दोनों के। क्लियर है यहां तक मैंने क्या किया? उसके परसेंटेज के ऊपर से मोलार रेशियो ले लिए, मोलार के ऊपर से दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। मोल फ्रैक्शन के ऊपर से दोनों के पार्शियल प्रेशर फाइंड कर लिए अकॉर्डिंग टू कौन सा यूज किया हमने? डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। अब इन दोनों प्रेशर को मैं यहां पर पुट अप कर दूंगा तो केपी मिल जाएगा। प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम ये है 0.4 इंटू 10 पावर 5 इसका स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल 0.6 इंटू 10 पावर 5। अब इसको कैलकुलेट करो। 0.4 इंटू 0.4, 0.16 इंटू 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 अपॉन 0.6 इंटू 10 पावर 5, एक कट हो गया। सो के पी इज 0.16 डिवाइड बाय 0.6 दैट इज 0.266 0.266 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 5, सॉरी 10 पावर 5। सो इसको हम लिख सकते हैं 2.66 इंटू 10 पावर 4 अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन। सो क्लियर है? आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है एग्जाम्पल नंबर 7.3। चलो अगला क्वेश्चन 4 नंबर
ट्राई करते हैं। Write the expression for the equilibrium constant Kc for each of the following reactions। बहुत ही सिंपल, आपको इक्वेशन दिए हुए हैं। 2 moles of NaCl in gas gives 2 moles of NO gas plus Cl2 gas। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहला क्या होता है Kc का रिप्रेजेंटेशन? कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ Kc को रिप्रेजेंट कर देना है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NO पावर 2 इंटू Cl2 अपॉन NOCl, नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि NOCl एंड इसका पावर 2। बस कंप्लीट। ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन एंड उसके आगे के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको उसके पावर में पुट अप कर देने हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में हम सभी को कंसिडरेशन में लेंगे, जबकि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा तो सॉलिड पार्ट, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे उनके कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कंसिडरेशन में ले लेंगे। सेकेंड, 2 moles of CuNO3, एक मिनट, 2 moles of CuNO3 ट्वाइस की जो सॉलिड फॉर्म में है गिव्स 2 moles of CuO सॉलिड प्लस 4 moles of NO2 की जो गैसियस फॉर्म में है प्लस O2, ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में है। तो जब हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस है उसके कंसंट्रेशन को हम यूनिट या फिर कांस्टेंट कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो Kc सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है। तो क्या होगा इसका रिप्रेजेंटेशन? Kc इज इक्वल टू NO2 पावर 4 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 इसका पावर 1। जब हम Kc रिप्रेजेंट करते हैं तब ये गैस लिक्विड, उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो आगे का मैं होमवर्क देता हूं। थर्ड, फोर्थ, इसमें एक्वियस स्टेट है, एक्वियस को कंसिडरेशन में लेना होता है। चलो थर्ड करा देता हूं। वैसे होमवर्क में भी कर लोगे, लेकिन शायद एक्वियस के लिए किसी को कोई कंफ्यूजन ना जाए, इसलिए करा देता हूं। CH3COO C2H5 is in aqueous plus H2O water is in liquid gives CH3COOH aqueous plus C2H5OH, ये भी हमारा एक्वियस फॉर्म में है। तो लिक्विड या एक्वियस स्टेट होगा, उसमें से आपको किसको कंसिडरेशन में लेना है एंड किसको नहीं लेना है। तो एक्वियस को कंसिडरेशन में लेना है, सिर्फ लिक्विड को आप, लिक्विड एंड सॉलिड को नेग्लेक्ट किया जाता है इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो वाटर अकेला नेग्लेक्ट हो जाएगा, बाकी नेग्लेक्ट यानी कि इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो Kc इज concentration of CH3COOH into concentration of C2H5OH upon concentration of CH3COO C2H5। क्लियर है? फोर्थ नंबर ये देख लो, सॉरी ये थर्ड नंबर है। थर्ड क्लियर है।
आगे फोर्थ, चलो फोर्थ नंबर का क्या होगा रिप्रेजेंटेशन केसी का। रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देता हूं। केसी इज Fe+3 एक्वियस, OH माइनस एक्वियस, FeOH थ्राइस सॉलिड। तो सॉलिड का हम यूनिट ले लेंगे, तो 1 कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसके पावर में 3। क्लियर? ये होगा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जिसमें केसी रिप्रेजेंट किया। फिफ्थ नंबर, इसमें इक्वेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, स्टेट मेंशन नहीं की है, वो कर दो। I2 सॉलिड, F2 ये होता है गैस, एंड उसमें से जो प्रोडक्ट बन रही है IF5 ये होता है लिक्विड। बैलेंसिंग के लिए 2 कर दिया। शायद पुरानी बुक में ये मिस्टेक होगी, नई बुक में शायद ये सॉल्व भी हो गई होगी, नहीं है तो आप ये स्टेट मेंशन कर दोगे। केसी लिक्विड एंड सॉलिड कांस्टेंट, कंसंट्रेशन उसके कांस्टेंट, तो केसी डिपेंड करेगा सिर्फ F2 गैस के कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर पे। हमने केसी से रिप्रेजेंट किया है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन लेंगे। आगे का नंबर 5 है तो ऊपर हम कर देंगे 5। तो ये है फिफ्थ नंबर का रिप्रेजेंटेशन। चलिए आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 7.5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय।